हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक आपका है सिख आंग्ल युद्ध। कौन सा युद्ध? सिख आंग्ल युद्ध और रणजीत सिंह। सिख आंग्ल युद्ध और रणजीत सिंह। इससे पहले हम लोगों ने तो सिख धर्मों के बारे में, सिखों के गुरुओं के बारे में और सिखों की क्या क्या उनकी धार्मिक परंपरा है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर ही चुके हैं। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में उनको देखा कि सिखों में किस तरह से 10 गुरु आए। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, द्वितीय कौन थे, तृतीय कौन थे और अंतिम गुरु कौन थे। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने सिखों के 10 गुरु के बारे में देखा और 10वें गुरु पहले गुरु नानक देव और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने ये घोषणा कर चुके थे कि अब हमारे बाद कोई गुरु नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो स्किप ना करिएगा। दोस्तों, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, खासतौर से यूपी PCS, UPSC और बहुत सी एग्जामों में पूछे जाते हैं। SSC, रेलवे, ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम सभी में पूछे जाते हैं। ये इससे क्वेश्चन बनता है और बनता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे उठता है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ही वीडियो देखें, पूरा एंड तक वीडियो देखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ें जान लें। जब हमारे भारत के दिल्ली पर मुगल वंश शासन कर रहा था तो उस समय क्या हुआ कि अचानक एक धर्म सुधार आंदोलन उत्पन्न हुआ। जिस तरह से हमारे भारत पर, हमारे दिल्ली पर इस्लाम धर्म शासन कर रहा था, उसी तरह से पंजाब में एक धर्म उभर कर आया जिसे सिख धर्म के नाम से हम लोग आज जानते हैं। आज तक हम लोग उस धर्म को सिख धर्म के नाम से जानते हैं। बहुत सारे धर्म सुधारक आए, उसी धर्म में एक सिख धर्म का प्रचलन हुआ जिसके संस्थापक गुरु नानक देव हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। सिख धर्म में 10 गुरु आए और 10वें गुरु आपके जो थे ये गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हमारे बाद अब हमारे बाद कोई गुरु ना आएगा। मतलब सिखों के सिर्फ 10 गुरु हुए। जब गुरु गोविंद सिंह को पठानों ने उनकी हत्या कर दी, उन्हें मार डाला 1708 ईस्वी में, तो फिर सिख धर्म खतरे में पड़ा। अब चूंकि गुरु गोविंद सिंह मतलब कि ये घोषणा कर ही चुके थे कि हमारे बाद अब कोई गुरु ना आएगा, तो 1708 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई, उन्हें मार डाला गया, तो उनके बाद अब बंदा बहादुर आते हैं, जो कि एक शासक के रूप में आते हैं, एक राजा के रूप में आते हैं, न कि गुरु के रूप में। ये एक शासक के रूप में आते हैं। सिख धर्म को बचाने के लिए ये एक फरिश्ते के रूप में आते हैं। उनके लिए सिख धर्म को बचाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आते हैं, बंदा बहादुर। तो चलिए हम लोग बंदा बहादुर के बारे में कुछ बातें जान लें कि बंदा बहादुर आखिर कौन थे। तो बंदा बहादुर जो थे आपके, बंदा बहादुर ये 10वें गुरु के बाद आए, गुरु नानक देव के बाद आए, जो कि 1700 ये शासक थे। ये 1708 से 1716 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1708 से 1716 ईस्वी तक लगभग इन्होंने 10 वर्षों तक ये शासन किए। सिख धर्म को इन्होंने अपने संरक्षक में रखा, अपने गोद में रखा, यानी सिख धर्म के लिए लड़ाई लड़ते रहे और सिख धर्म का आज्ञा का पालन करते रहे और सिख धर्म को बढ़ाते रहे। ये सिख धर्म के संरक्षक के रूप में थे। अब इनका जो जन्म था, इनका जन्म कश्मीर में हुआ था आपका, और ये लक्ष्मण देव, इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और गुरु गोविंद सिंह के ही चेले थे ये गुरु आपके ये बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह इन्हें गुरु बख्श सिंह के नाम से बुलाते थे और ये खुद को गुरु बंदा बुलाते थे, बंदा गुरु बुलाते थे। तो इसी क्रम में इनका नाम गुरु बंदा न रखकर बंदा बहादुर हो गया। इन्होंने 1716 ईस्वी में इन्हें फर्रुखसियार के द्वारा फांसी
दे दी गई है। यानी 1716 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेज़ों से इन्होंने जो मुग़लों से बहुत संघर्ष किया। जब मुग़लों से संघर्ष करते हुए इन्हें 1716 ईस्वी में इन्होंने फर्रुखसियार ने इन्हें फांसी की सज़ा दे दी। यानी फर्रुखसियार ने इनको मरवा डाला। इसके बाद अब धीरे धीरे लगभग आपका जो सिख धर्म है पूरे पतन हो चुका था। सिख धर्म का पतन हो चुका था, यानी सिख धर्म विलुप्त होने वाला था। विलुप्त होने वाला क्या था, विलुप्त हो ही चुका था। लेकिन सिख धर्म की गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी सिख धर्म का पुनर्जन्म, यूँ कहिए कि सिख धर्म का पुनर्जन्म हुआ। एक वक्त ऐसा था कि सिख धर्म पूरी तरह से समाप्त यानी विलुप्त हो चुका था। जैसे आज हमारे यहाँ हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे इस संसार से जिस तरह से आज धीरे धीरे डायनासोर विलुप्त हो गए, उसी तरह उस समय सिख धर्म भी विलुप्त होने ही वाला की कगार पे था। लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी तब आती है जब पानीपत का थर्ड युद्ध होता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्हें एक न जाने एक ऐसी ऊर्जा मिल गई जिससे सिख धर्म प्रचलित होते होते वो पूरी पंजाब पे छा गया। तो चलिए आखिर क्या हुआ था, क्या बात हुई थी पानीपत के थर्ड युद्ध में कि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको इन सिख धर्म को मिला, जिससे सिख धर्म का पुनर्जन्म, यूँ कहिए कि पुनर्जन्म हुआ इसका। तो पानीपत का थर्ड युद्ध, अब तो यह बंदा बहादुर का काम तमाम हो गया 1716 ईस्वी में। तो उसी समय जो आपके थे हमारे भारत में धीरे धीरे मराठा की शक्ति बढ़ रही थी। मराठों की शक्ति हमारे भारत में धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरते हुए सामने आ रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि ईरानी अब्दाली जो थी, ईरानी अब्दाली थे, अहमद शाह अब्दाली और बहुत से ईरानी जो शासक थे, वे भारत की ओर बढ़ते चले आए। वे भी कुछ प्लान करके हमारे सोने की चिड़िया को लूटने चलते आ रहे थे। तो जब वे ईरानी इधर आए और इधर मराठाओं की शक्ति बढ़ रही थी, तो इन दोनों के बीच एक टकराव होता है। मराठा प्लस ईरानी अब्दाली, यानी जो ईरान के अब्दाली शासक थे, उनके बीच एक टकराव होता है। तो वो टकराव ही पानीपत का थर्ड युद्ध कहलाता है, क्योंकि पानीपत की ही जगह पड़ा गया जो कि 1761 ईस्वी में था। पानीपत के थर्ड युद्ध में यहाँ पे मराठाओं की हार होती है और अब्दाली जीत जाते हैं। अब्दाली जीतते हैं, विजय पाते हैं और मराठा पराजय पाते हैं। तो क्या हुआ कि जब अब्दाली जीते 1761 ईस्वी में पानीपत के थर्ड युद्ध में, तो उन्होंने यहाँ पे ठाना मतलब मुनासिब ना समझा। वे यहाँ से छोड़कर वापस अपने ईरान चले गए। और जो ये मराठाओं की शक्ति धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इनकी गति बहुत धीमी पड़ गई, यानी इनका बढ़ना बंद हो गया। ये बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। और वैसे भी मुग़ल शासक औरंगजेब के बाद मुग़लों का भी हाल वही था, मुग़ल भी बर्बाद हो चुका था। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ईरानी वापस चले गए, मराठाओं की शक्ति रुक गई और ये जो आपका मुग़ल है वो भी बर्बाद हो चुका था। तो आखिर अब बढ़ेगा कौन? तो उसी समय सिख धर्म फिर उगना शुरू हुआ। सिख धर्म का एक नया पौधा उगना शुरू हुआ। क्या हुआ, ऐसी एक घटना हुई कि जो आपके ये उसी समय एक मिसल चला, 12 मिसल चले थे। 12 मिसल सिख धर्म के चले थे, संगठन चले थे। एक संगठन कमेटी चली थी, एक अलग अलग जगहों पे कमेटी चली थी, 12 कमेटियाँ चली थी सिख धर्मों की। उसमें ये आपको एक पढ़ना है भंगी मिसल, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मिसल था। भंगी मिसल आपका इस मिसल का 12 मिसल में बहुत ही शक्तिशाली मिसल था, जो कि अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। लाहौर पाकिस्तान लेते हुए अफ़गानिस्तान तक भंगी मिसल फैला हुआ था। उसके बाद आपका सुके चकिया मिसल के ही एक राजा हैं आपके रणजीत सिंह। यही रणजीत सिंह जिससे आंग्ल युद्ध होता है, ये रणजीत सिंह जो कि यही रणजीत सिंह है जिन्होंने एक नया पौधा उगाया, एक नए
पौधे का विकास किया, विकसित किया, जो कि सिख धर्म का पुनर्जन्म होता है, जिससे सिख धर्म का पुनर्जन्म होता है। ये रणजीत सिंह यही सुकेचकिया मिसल के राजा हैं और इन्होंने धीरे धीरे सुकेचकिया मिसल को इतना मजबूत बना दिया और भंगी मिसल को इतना कमज़ोर कर दिया कि सबसे शक्तिशाली शासक बनकर उभरे। सबसे शक्तिशाली मिसल सुकेचकिया मिसल हो गया था। तो उसी समय एक घटना घटती है रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें कि रणजीत सिंह 1780 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके पिता महासिंह थे, महासिंह इनके पिता का नाम था। तो जब रणजीत सिंह सुकेचकिया मिसल को एक ऊंचे मकाम पर ले जा चुके थे तो उसी समय एक घटना घटती है कि जो अफगानिस्तान के शासक जमन शाह थे, अफगानिस्तान के शासक जमन शाह, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की सोची और वह भारत की ओर चढ़ाई कर दिया, भारत पर उन्होंने चढ़ाई कर दिया। तो भाई अब पाकिस्तान के ही तरफ से वो आए, पंजाब क्षेत्र में, जो हमारा पंजाब ये है, इसी क्षेत्र में आए। तो यहाँ पे रणजीत सिंह ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। मतलब कि रणजीत सिंह की ताकत वहाँ पे मजबूत होती चली गई और उन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया। तो उसी समय लगभग 12 तोप चमन शाह के चिनाब नदी में गिर गए। चिनाब नदी में 12 तोप जमन शाह के गिर गए, मतलब खो गए, उस नदी में डूब गए। तो रणजीत सिंह जो थे ये बहुत दिलदार थे। इन्होंने क्या काम किया कि वो 12 तोप चिनाब नदी से निकलवाए और इससे जैसा था वैसा ही इन्होंने इसे अफगानिस्तान के शासक जमन शाह के दरबार में पेश किया। जमन शाह को वापस कर दिया। तो इससे जमन शाह बहुत प्रभावित हुआ। वे इनकी इस सोच से बहुत खुश हुआ, वे उनकी इस आदत से बहुत ही प्रसन्नित हुआ और बहुत प्रशंसा किया। उसने इन्हें छूट दे दिया कि अब आप लाहौर तक अपना साम्राज्य बढ़ा सकते हैं। तो रणजीत सिंह लाहौर तक अपना साम्राज्य बढ़ाने में कामयाब होते गए। पाकिस्तान, पंजाब और ये अन्य क्षेत्रों पे अपना साम्राज्य बढ़ाते गए। इन्होंने लाहौर तक अपने ये स्थापित कर लिया। तो इसीलिए इनकी 2 राजधानी हुई। एक राजधानी आपकी लाहौर है जो कि इनकी राजनीतिक राजधानी थी, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन व्यवस्था संभालने की राजधानी थी, यह राजनीतिक राजधानी थी। और दूसरा जो आपका था वो था ये आपका अमृतसर राजधानी, जो कि आपकी धार्मिक राजधानी थी। कुछ यूँ भी कारण है कि वहाँ पे गोल्डन टेम्पल भी है अमृतसर में। अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी और लाहौर इनकी राजनीतिक राजधानी थी। तो अब हम आपको बताते चले कि इनकी 2 राजधानियाँ थी। अब अगला पॉइंट आपका ये है कि उस समय जब ये अंग्रेज साले सब, ये अंग्रेज गोरे लोग हमारे ये पश्चिम और पूर्व में जब ये पूरी तरह से अपना नियंत्रण जमाए हुए थे, बंगाल को इन्होंने पूरी तरह से जब अंग्रेज जीत लिए थे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, 1757-1764 ईस्वी के युद्ध के बाद, ये जब बंगाल को जीत चुके थे तो और ये साइड भी सूरत तक गुजरात जीत चुके थे, तो अब ये धीरे धीरे पंजाब की ओर बढ़ना चाहते थे। तो उसी समय एक संधि होती है जिसे हम लोग अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। अमृतसर की संधि जो कि 1809 ईस्वी में हुआ था, यह चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ कि सतलज नदी के उस तरफ, सतलज नदी के अंदर वाला हिस्सा अंग्रेजों का और सतलज नदी के उस साइड का हिस्सा ये आपका हमारे रणजीत सिंह का होगा, यानी सिखों का होगा। पंजाब वाला क्षेत्र इनका होगा और ये सतलज नदी के नीचे वाला क्षेत्र इनका होगा। तो आपका यह अमृतसर की संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। अमृतसर की संधि किस सन में हुआ था? 1809 ईस्वी में। किनके बीच होता था? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। फिर 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे सिख धर्म टूटता गया और राज्य का विखंडन हो गया। बहुत से धीरे धीरे शासक बनने लगे और इनके राज्य का विखंडन हो गया। फाइनली रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, रणजीत सिंह का जो मृत्यु होता है आपका 1839 ईस्वी में होता है। उनकी मृत्यु के बाद लगभग आपका जो सिख साम्राज्य था पूरी पतन की ओर चल चुका था, पूरी पतन होने वाला था उसका। वो लगभग पूरी पतन की ओर बढ़ ही चुका था, पतन की ओर अपना कदम जमा चुका था, कदम की ओर कदम बढ़ाए जिस तरह से आपका ये
कविता है, उसी तरह से आपका जो सिख साम्राज्य है ये पूरी पतन की ओर एक कदम बढ़ा चुका था। यानी इसका सिख साम्राज्य का पतन निश्चित था, क्योंकि दिलीप रणजीत सिंह के बाद अब इनके वंशजों में इसका जो पतन का मुख्य कारण इनके वंशज है। इनके वंशजों में एक होड़ उत्पन्न होता है, ये क्या बोलते हैं उसका उत्तराधिकार का होड़ उत्पन्न होता है। वैसे तो उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं होड़ में एक आपके बाल्यावस्था में ही एक शासक आते हैं जिन्हें दिलीप सिंह के नाम से जाना जाता है। वे दिलीप सिंह बाल्यावस्था में शासक बनते हैं। इनको संरक्षक जो थी आपकी महारानी जिंदल थी, इनकी संरक्षण जो दे रही थी महारानी जिंदल के रूप में दिलीप सिंह एक शासक के रूप में बाल्यावस्था के रूप में उभरते हैं। तो आपका जो प्रथम आंग्ल युद्ध होता है, आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी आंग्ल से अंग्रेज, सिख से सिख धर्म है आपका युद्ध। प्रथम आंग्ल युद्ध जो कि 1845 ईस्वी में होता है और 1846 ईस्वी में को समाप्त होता है। इसमें भी अंग्रेजों का भी विजय होता है और अंततः ये जो युद्ध है आपका ये 2 संधि के बाद समाप्त होती है। वह संधि है आपका प्रथम लाहौर की संधि और जो द्वितीय संधि है आपका भैरावल की संधि। लाहौर की संधि ये भैरावल की संधि दोनों ही संधियां आपकी 1846 ईस्वी में ही हुई थी। दोनों ही संधियां एक ही सन में हुई थी। अंततः अब क्या है कि अंग्रेजों को ये तो मालूम हो ही चुका था कि सिख जो हैं ये खोखला कागज के रूप में है, यानी इनके अंदर कुछ है ही नहीं, ये खोखले हैं, इनको एक लात मारो ये गिर जाएंगे। अंग्रेजों को ये माइंड में ये बात सेट हो ही चुका था कि इन्हें बहुत अब शक्ति की ज़रूरत नहीं, इन्हें हराने की, इन्हें पराजित करने की बहुत शक्ति की ज़रूरत नहीं, बहुत सेना की ज़रूरत नहीं है। अब ये खोखले हो चुके हैं और बात भी कुछ ऐसी ही थी, मानो ये खोखले हो ही चुके थे, होंगे क्या, हो ही चुके थे। तो इसी क्रम में द्वितीय युद्ध आपका होता है, द्वितीय आंग्ल युद्ध, जो कि 1848 ईस्वी में होता है और ये 1 वर्ष का युद्ध चलता है। 1849 में समाप्त होता है। इसी युद्ध के बाद सिख धर्म की समाप्ति होती है। इसी युद्ध में सिख धर्म समाप्त होता है। सिख धर्म का मैं कुछ रॉन्ग बोल गया, सिख धर्म नहीं, सिख साम्राज्य का पतन हो गया। इसी युद्ध के बाद सिख साम्राज्य का पतन हो गया। अब जो ये आपका दिलीप सिंह थे, इन्हें क्या हुआ कि इन्हें लंदन भेज दिया गया, इन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया पढ़ने के लिए। और महारानी इनको जो जिंदल थी, इन्हें 48,000 रुपये महीने पर इन्हें रखा गया। इन्हें कुछ लालच देकर रखा गया, यहाँ पे इन्हें अंग्रेज पेंशन देने लगे और दिलीप सिंह को इन्होंने ब्रिटेन भेज दिया। और जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा को ये ब्रिटेन के महारानी को दे दिए। जो आपका ये था डलहौजी को कौन नहीं जानता है, वो डलहौजी जो हड़प्पा नीति के रूप में जाने जाते हैं। ये सबका हड़पते थे डलहौजी आए, इन्होंने क्या काम किया कि सारा का सारा ये सिख साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला दिया, यानी अंग्रेजों के अंडर में करा दिया। और कोहिनूर हीरा इन्होंने, जो कि शाह शुजा ने आपको रणजीत सिंह को दिया था, वही कोहिनूर हीरा जिसे ईरानी लेकर भागे थे, वही कोहिनूर हीरा ईरानी और ये आपका क्या बोलते हैं तख्त ताऊस लेकर भागे थे शाहजहां का, उसे शाह शुजा ने वापस लाया और रणजीत सिंह को दिया था। वही रणजीत सिंह का कोहिनूर हीरा अब अंग्रेजों की राजधानी, अंग्रेजों के देश यानी ब्रिटेन की महारानी को सौंपा गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सिख आंग्ल युद्ध के बारे में लगभग पूरी जानकारी हो ही चुकी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।